प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास का चैप्टर 2, जिसमें हम आपको गृह युद्ध, रूस में गृह युद्ध के बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे। गृह युद्ध और उसके बाद में स्थानिकवाद और सामूहिकरण की प्रक्रिया, किस प्रकार से स्थानिकवाद हुआ और किस प्रकार से जमीन का सामूहिकरण किया गया, उसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। और आने वाले वीडियो में हम आपको रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव किस प्रकार से हुआ, इस बारे में आपको बताएंगे। आप लगातार इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जितने भी वीडियो आपको डालते जाएं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आइकन दबाएं ताकि जितने भी वीडियो आपको डालते जाएं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। अब हम देखते हैं गृह युद्ध। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। तो अधिकतर जो किसान थे वो सेना में थे और बोल्शेविक ने जमीन का पुनर्वितरण करने का आदेश दे दिया, तो सभी सैनिक लोग अपने घर जाने के लिए तत्पर हो गए, सेना छोड़ करके घर जाने लगे। बोल्शेविक समाजवादी, उदारवादी और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। जो बोल्शेविक गैर बोल्शेविक थे, गैर बोल्शेविक ने बोल्शेविक के जो कार्य किए उसकी निंदा की और उनके नेता दक्षिण रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों से लड़ने के लिए टुकड़ी संगठित करने लगे और 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्से में सामाजिक क्रांतिकारियों, ग्रीन्स और जार समर्थक, तो जार के जो समर्थक थे वो व्हाइट का भी नियंत्रण रहा। शक्तियाँ रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। तो ये जो शक्तियाँ हैं, फ्रांसीसी अमेरिका, ब्रिटेन और जापान, ये समाजवाद को रूस में फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच गृह युद्ध हुआ। तो गृह युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो ये जो फ्रांसीसी अमेरिका, ब्रिटेन और जापानी टुकड़ियाँ थी और जो गैर बोल्शेविक थे, इनके बीच में गृह युद्ध हुआ। और गृह युद्ध में लूटपाट, डकैती और भूखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गई। व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिदायती थे, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया और उनकी इन हरकतों के कारण जो गैर बोल्शेविक के प्रति जन समर्थक और भी तेजी से घटने लगे। जो गैर बोल्शेविक के समर्थक थे वे तेजी से घटने लगे और जनवरी 1902 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविक का नियंत्रण कायम हो चुका था। गैर बोल्शेविक नहीं, बोल्शेविक का नियंत्रण कायम हो चुका था। बहुत सारे प्रदेश के बहुत सारे हिस्सों में बोल्शेविक का नियंत्रण कायम हो चुका था। इन्हीं गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से यह कामयाबी मिली थी। तो किसकी मदद से? तो गैर रूसी राष्ट्रवादियों और जदीदियों के मदद से। जहां रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहां यह मदद काम नहीं आए। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। जो स्थानीय राष्ट्रवादी थे उनका बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। आंशिक रूप से इसी समय से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रवादियों को सोवियत संघ USSR दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविक द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनैतिक स्वायत्तता दे दी गई। लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकार पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे घुमतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिश थोप दी गई थी, इसीलिए तो ये गृह युद्ध इस प्रकार से छिड़ा। गृह युद्ध हमने देखा कि गृह युद्ध फ्रांसीसी अमेरिका, ब्रिटेन और जापानी टुकड़ियों के समर्थनों से और ये ग्रीन्स और व्हाइट्स के छोटी छोटी टुकड़ियों के कारण गृह युद्ध रूस में छिड़ गया। और अब हम देखते हैं सामाजिक समाज का निर्माण। जो सामाजिक समाज है उसका निर्माण कैसे
गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविक ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उन जमीनों पर खेती की छूट दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकरण क्या होता है। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है और इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर लेते थे। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं भी बनाई। तो अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई। पहली और 2 पंचवर्षीय योजनाएं, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1927 से 32 तक और 33 से 38 के दौरान। तो इसमें क्या हुआ था, तो औद्योगिक विकास हुआ। इस पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, तो औद्योगिक विकास हुआ। फिर देखते हैं कि 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयला, स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि हुई। नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए, मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थिति खराब होने लगी। और देखिए कि गया तो मैग्निटोगोर्स्क शहर में, कौन से शहर में, मैग्निटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य कितने साल में पूरा हुआ, 3 साल में पूरा हुआ। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका और रिहायती क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोगों को चौथी मंजिल से उतर करके सड़क के पार दौड़कर जाना पड़ता था। इस विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री कामगारों और किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। तो बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियाँ खोली गई। जो महिलाएं थी उनके लिए फैक्ट्रियों में ही बालवाड़ियाँ खोली गई और सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायती मकान बनाए गए, लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं हुए क्योंकि सरकारी संस्थान सीमित थे। अब हम देखते हैं कि ये समाजवाद, स्टालिनवाद, अब देखते हैं हम स्टालिनवाद और सामूहिकरण। तो ये स्टालिनवाद क्या हुआ है और सामूहिकरण मतलब जमीन, स्टालिन जो शासक था उसने जमीन का सामूहिकरण किया, मतलब जमीन को एकत्रित करके खेती करना प्रारंभ किया। क्या हुआ, रूस में अत्यधिक मात्रा में अनाज की कमी आ गई। अनाज की कमी आने से सरकार ने क्या किया, जमीन, जो छोटे छोटे किसान थे उनकी जमीन का स्थलीकरण मतलब सामूहिकरण कर लिया। देखिए, नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ है। 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर ली थी, जिससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने सरकार ने एक अनाज की कीमत तय की थी और उस कीमत के आधार पर ही सरकार को अनाज बेचना पड़ता था, लेकिन किसान उस तय कीमत पर अनाज बेचने को तैयार नहीं था। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे थे स्टालिन। तो जब लेनिन की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में पार्टी की कमान किसने संभाली, स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लाना और व्यापारियों के साथ अनाज को जब्त करना जरूरी था। तो उन्होंने क्या किया, जो बड़े किसान थे, बड़े किसानों के अनाज को जब्त किया। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। कब, 1928 में, और उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और उनको कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। कुलक मतलब होता है जो किसान, जो रूस में जो संपन्न किसान है उनको क्या कहा जाता है, कुलक कहा जाता है। तो कुलक किसे कहते हैं, रूस के संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता है। जब उसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकरण का फैसला लिया गया।
इस फैसले के पक्ष में एक तर्क यह दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। खेत जब स्थानीयकरण हुआ था तो खेत छोटे छोटे थे। 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंपी गई थी। फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटी छोटी खेती थी। इसके आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता। आधुनिक खेती विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलफों का सफाया किया गया। बड़े किसानों का सफाया करना, किसानों की जमीन छीनना और राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम, तो यदि पूछा गया कि स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम, तो स्टालिन के सामूहिकरण के कार्यक्रम में आपको ये लिखना है कि जब रूस में अत्यधिक मात्रा में अनाज उत्पादन में कमी हो गई और फसल की कमी हो गई, तो सरकार ने किसानों के अनाज के लिए एक मूल्य निर्धारित किया पर किसान सरकार ने मूल्य निर्धारित किया था, उसमें फसल बेचने को किसान तैयार नहीं थे। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापा मारा। कुलक मतलब जो बड़े संपन्न किसान थे, उन भंडारों पर छापा मारा। अनाज भंडारों पर छापा मारने के बाद भी जो अनाज की कमी है उसका कमी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई। इसीलिए खेती का क्या किया गया, सामूहिकरण। क्योंकि सामूहिकरण इसलिए किया गया क्योंकि छोटे छोटे खेतों में औद्योगिक खेती नहीं की जा सकती थी, इसलिए सरकार ने उसको स्वयं के नियंत्रण में लिया। इसे ही स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम कहा गया। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती में काम करने के लिए आदेश जारी किया। ज़्यादातर जमीनों और साजो सामान सामूहिक खेती के स्वामित्व में सौंप दिया गया। सभी किसान सामूहिक खेती में पर काम करते थे और कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों में बांट दिया जाता था। फैसले से गुस्साए किसान ने सरकार का विरोध किया। अपने जानवरों को उन्होंने खत्म कर दिया। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या 1/3 से भी अधिक कम हो गई। सामूहिकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी गई। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकासा दे दिया गया। सामूहिकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे न तो अमीर हैं और न ही समाजवाद के विरोधी, वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेती पर काम नहीं करना चाहते। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर स्रोत पर स्वतंत्र किसानों की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930 और 1933 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकीकरण के परिणाम की आलोचना करने लगे। स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए। 1939 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल, श्रम शिविर में भेज दिया गया। ज़्यादातर लोगों ने ऐसे अपराध नहीं किया था, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों को यातनाएं भी सहन करनी पड़ी और समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया है। इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। उन्हें कई प्रतिभावान पेशेवर लोग थे। स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण मतलब खेती का सामूहिकीकरण हुआ और इस सामूहिकीकरण का किसानों ने विरोध किया। हम आने वाले वीडियो में आपको रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव के बारे में और क्वेश्चन आंसरों के बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे। लगातार इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कोई भी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें और आपकी पढ़ाई जारी रहे। धन्यवाद।